सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 32 जो कि आपको मिला है 22 सितंबर 2021 को। और ये हमारा कार्यपत्रक हमारे पाठ नेताजी का चश्मा के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर हमसे पठित गद्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। नेताजी का चश्मा पाठ से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। आइए इसको हल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के बारे में और उनके चश्मे के बारे में जानना चाहते थे। पान वाले से पूछने पर उन्होंने बहुत सारी जानकारी कैप्टन के बारे में प्राप्त की। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी पंक्तियाँ दी गई हैं और उन्हीं के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को जब पता चला कि पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बना रहा है, तो इस तरह से कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाया जाना उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक यानी कि उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। हालदार साहब ने जब पान वाले को अपनी आंखों के सामने देखा तो बड़े हैरान हो गए, चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। और उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो पूछना चाहते थे कि इसको कैप्टन ही क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या यही है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए और बहुत सारे सवाल कैप्टन के बारे में और उनके नाम के बारे में हालदार साहब के मन में घूमते रहे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और 2 साल का समय बीत गया। ऐसे ही हालदार साहब कस्बे से गुजरते रहे, चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को देखते रहे और मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को भी देखते रहे। नेताजी मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, क्योंकि ये चश्मे बदलने का काम कौन कर रहा है, कैप्टन कर रहा है। कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक यानी कि जानने की इच्छा और प्रफुल्लता होता है खुशी। और जैसे ही वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को बदला हुआ पाते तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता, बहुत खुश हो जाता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। और पाठ पढ़ते समय आगे हमने जाना कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है और अब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं बदलता। लेकिन पाठ के अंत में हमने देखा कुछ बच्चे नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं और जिसको देखकर हालदार साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको लगता है अभी भी बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जीवित है। और इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बड़े ही आसान से प्रश्न हैं और यहाँ पर सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही का चयन कीजिए। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था, तो हालदार साहब की दृष्टि में आपको बताना है कौन देशभक्त था, पान वाला, मास्टर मोतीलाल, कैप्टन, चेयरमैन। तो सबको पता है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। कैप्टन उनकी नज़रों में एक सच्चा देशभक्त था जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाने का काम करता था। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, तो यहाँ पर मिसप्रिंट आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है और ये हमारा कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। तो मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, मूर्ति टूटी हुई थी, ऐसा तो नहीं है। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 साल के बाद कुछ दिनों बाद जब वो आए कस्बे में तो उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। मूर्ति गंदी थी, ऐसा भी नहीं, कोई नहीं, ऐसा भी नहीं। तो सही विकल्प क्या है, ख विकल्प हमारा क्या है, सही है।
अगला प्रश्न है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। अब पान वाला चश्मे वाले के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता था और ना ही उसकी भावनाओं का सम्मान करता था। घृणा के भाव ऐसा तो नहीं है, उत्साह ऐसा भी नहीं है, मित्र ऐसा भी नहीं है, उपेक्षा के भाव हम कह सकते हैं क्योंकि वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था बल्कि मजाक बनाता था। तो कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है, उपेक्षा के भाव थे। कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी। तो कैप्टन जो चश्मे वाला है उसके अंदर देशभक्ति का गुण था, देशभक्ति की भावना थी। तो क विकल्प हमारा क्या है? सही है। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है खुशी। घ विकल्प हमारा क्या है? सही। प्रफुल्लता का अर्थ पूछा गया है, प्रफुल्लता यानी कि खुशी। और यहाँ पर आपको गतिविधि दी गई है, आप देख रहे हैं सभी कार्यपत्रक में कोई ना कोई गतिविधि आपसे करवाई जाती है। इस गद्यांश से आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ। पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद या पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में किस तरह के भाव आए, क्या आपको एहसास हुआ, उसके बारे में आपको लिखना है कि पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में किस तरह के विचार आए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। पान वाले के बारे में, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाता है, हालदार साहब के बारे में, इन सभी बातों के बारे में सोचकर आपको ये गतिविधि पूरी करनी है। तो ये आप सभी बच्चों को करनी है क्योंकि आपके विचार यहाँ पर आपको लिखने हैं। इस कार्यपत्रक में कुल 5 प्रश्न थे और साथ में एक गतिविधि थी। इसी के साथ ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आइए कार्यपत्रक 33 भी देख लेते हैं जो कि आपको मिला है शुक्रवार को। ये हमारा कार्यपत्रक 33 है जो कि आपको 24 सितंबर 2021 को मिला है और ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में से दिया गया है, यानी कि यहाँ से हमारे इस पाठ की शुरुआत कर दी गई है। सूरदास के पद पाठ से संबंधित कार्यपत्रक हम हल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था रामचरितमानस की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो ये जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस से लिया गया है। दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है और इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद दिखाया गया है। संवाद यानी बातचीत दिखाई गई है। तो सबसे पहले तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, उनके जन्म के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, तुलसीदास जी का चित्र यहाँ पर दिया गया है और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। तो तुलसीदास जी के जन्म के बारे में जानकारी दी गई है। 1532 में हुआ था उनका जन्म, उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था और जिला क्या था? बांदा। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया था, यानी बचपन में ही उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंब होता है उल्हाना या व्यंग भी आप कह सकते हैं, से वे संसार से विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस को संपूर्ण किया। तो रामचरितमानस उनका एक उत्कृष्ट रचना है जिसको उन्होंने काशी में रहते हुए पूरा किया। सन 1623 में काशी के गंगा तट पर उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने कौन कौन सी और रचनाएं लिखी हैं? दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बैरवी रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन किया। तो रामचरितमानस के साथ साथ उन्होंने सभी पुस्तकें लिखी हैं और सभी पुस्तकें बहुत ही उत्कृष्ट शैली में लिखी गई हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी इनको पढ़कर हमें मिलती है। तो ये तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आइए अब अपना जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो वहाँ से आपको यहाँ पर सिर्फ 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, सिर्फ एक चौपाई दी गई है। तो पूरे के पूरे जो पद हैं उसमें 2 चौपाई के बाद आपको एक दोहा मिलने वाला है और चौपाई हमारा एक छंद होता है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं और हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही पंक्तियां आपको दी गई है, यानी कि एक चौपाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में इसके शब्दार्थ दिए गए हैं और यहाँ पर संदर्भ सहित भावार्थ भी दिया गया है और इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए जल्दी से इन सभी को पढ़ लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? नाथ यानी कि हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी भगवान शिव, धनु यानी कि धनुष, भंजनी हारा यानी कि तोड़ने वाला।
तो यहाँ पर राम परशुराम मुनि से कहते हैं, हे स्वामी, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई मतलब होगा, केऊ मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब दास, तुम्हारा यानी कि तुम्हारा, कि हे परशुराम मुनि, शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है उसको तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा सेवक होगा, तुम्हारा दास होगा। आयेसु कहा कही किन मोही, आयेसु होता है आज्ञा देना, आयेसु कहा यानी कि आज्ञा दीजिए, कहिन किन मोही, मुझे क्यों नहीं कहते हो कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, और सुनी यानी कि सुनकर, रिसाए यानी कि क्रोध करते हुए, बोले यानी बोलते हैं, मुनि यानी परशुराम मुनि, और कोही यानी क्रोधी। क्रोधी परशुराम मुनि राम की इन बातों को सुनने के बाद क्रोध करते हुए बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू सो जो, सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि होता है शत्रु, करनी होता है कार्य, शत्रु के समान जो कार्य किया है, करी लड़ाई, और ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई करनी चाहिए, उससे कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अब आगे परशुराम मुनि राम से कहते हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु, शिव के धनुष को तोड़ा यानी कि तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु राजा के समान वो मेरा क्या है, रिपु यानी कि शत्रु है, वो मेरा शत्रु बन गया है। और सहस्त्र बाहु राजा की कहानी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अंत में पढ़ सकते हैं। सहस्त्र बाहु राजा जिसकी हजारों भुजाएं थी, सहस्त्रबाहु यहाँ पर एक राजा का नाम है जिसकी हजारों भुजाएं हैं। एक दिन वो परशुराम मुनि के पिता के आश्रम में आते हैं और उनके पिता का नाम है जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आते हैं, उनके पास कामधेनु गाय होती है, वो गाय वो उनसे मांगते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं, और मना करने पर वो जबरदस्ती गाय का अपहरण कर लेते हैं। परशुराम मुनि को जब इस घटना का पता लगता है तो वो क्रोध में आकर राजा सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं। सहस्त्रबाहु राजा के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि का वध कर देते हैं, और इस तरह से सहस्त्रबाहु राजा परशुराम मुनि का दुश्मन बन जाता है। और इसी कारण से यहाँ पर सहस्त्रबाहु राजा के बारे में बताया गया है कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा क्या है, शत्रु है। सहस्त्रबाहु की कहानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पंक्ति में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, सम यानी कि सा से सी सम वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर तुलना की गई है कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आपसे अलंकार भी पूछे जाते हैं, दो वस्तुओं के बीच में तुलना दिखाई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। और शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं, नाथ यानी कि भगवान, शंभु यानी कि शिव, भंजन यानी कि नष्ट करना, तोड़ना, मोही यानी कि मोह में, रिसाई यानी कि गुस्सा, सेवकु यानी कि दास या भक्त, अरि यानी कि शत्रु, और लड़ाई यानी कि लड़ाई। तो इस तरीके से ये चौपाई हमने समझ ली है। और यहाँ पर आप इस संदर्भ में आप इसका भावार्थ भी पढ़ सकते हैं। सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर, प्रत्यंचा क्या होती है, धनुष की डोरी चढ़ाकर तोड़ दिया, तो उससे शिव भक्त, शिव के जो भक्त हैं यानी कि शिव यहाँ पर परशुराम मुनि के गुरु हैं और वो उनके आराध्य देव हैं, तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। और जब वो क्रोध में स्वयंवर सभा में पहुँचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव में देते हुए बोले कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई दास है, आपका कोई सेवक है। ये सुनकर क्रोधी परशुराम और गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा है, ऐसा आपने क्यों कहा है। सेवक वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है, शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा क्या है, शत्रु है। तो यही भाव यहाँ पर हमने अभी व्याख्या की थी। ये सारे भाव समझने के बाद आइए प्रश्न देख लेते हैं। चलो अब उपरोक्त के आधार पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो अभी अभी हमने जीवन परिचय में पढ़ा विनय पत्रिका उन्होंने लिखा है, गीतावली ये भी उनका ग्रंथ है, कवितावली ये भी उनका ग्रंथ है, और सूर सागर सूरदास जी की रचना है। ये किसने लिखा है, सूरदास। तो सूरदास जी की रचना है। और यहाँ पर तुलसीदास जी के ग्रंथों की बात की जा रही है तो ये सूरदास जी की रचना है, लेकिन यहाँ पर हमसे तुलसीदास की रचनाएं पूछा है तो नहीं है, यानी कि चौथा विकल्प सही है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1532 में उत्तर प्रदेश में और राजापुर के बांदा जिले में। तो अभी अभी हमने पढ़ा, चौथा विकल्प सही है। सीता के
के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था? शिव का धनुष था। आप सभी जानते हैं शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक है, पंक्ति में भी लिखा गया है, तो पहला विकल्प सही है। सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था? परशुराम मुनि का शत्रु था और इसके पीछे कहानी भी छिपी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है। तो ये कुल हमारे 4 ही प्रश्न दिए गए थे और साथ में आप अच्छे से जानते हैं कोई ना कोई गतिविधि हर कार्यपत्रक में दी जाती है। गतिविधि में दिया गया है आप अक्सर दोस्तों से तमाम तरह की बातचीत करते हैं। किसी घटना या मुद्दे पर किसी साथी के साथ होने वाली अपनी बातचीत को संवादों के माध्यम से लिखिए। तो कक्षा 9वीं में भी आपने क्या किया था? संवाद लिखे थे, यानी कि किसी भी घटना के आधार पर आप 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद शैली में लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 लोगों के बीच में आप बातचीत दिखाते हैं तो संवाद कैसे लिखा जाता है? जैसे कि राम है तो राम का जो संवाद है आप इसके आगे यहाँ पर राम की बात लिखेंगे। अगर लक्ष्मण है तो लक्ष्मण अगर कुछ कहते हैं तो लक्ष्मण जो है उसका नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जो संवाद बोलेंगे वो उनके आगे लिखे जाएंगे। और इस तरीके से संवाद शैली में आप अपने दोस्तों के साथ जो भी बातचीत करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये बड़ी आसान सी गतिविधि है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। इस कार्यपत्रक में कुल 4 ही प्रश्न थे, साथ में एक गतिविधि थी, बड़े ही आसान से प्रश्न थे और साथ में आप यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में देख सकते हैं। और ये जो चौपाई है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपकी नवंबर में परीक्षा होने वाली है वहाँ पर भी आपको बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ दोनों कार्यपत्रक आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी आसान प्रश्न दिए गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कार्यपत्रक के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।